नेपाल इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। राजधानी काठमांडू सहित पूरे देश में सेना का कर्फ्यू जारी है। बुधवार रात सेना ने सड़कों पर उतरकर लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया ताकि हाल ही में भड़की हिंसा और अराजकता पर काबू पाया जा सके। ये वही हिंसा है जिसने ओली सरकार को गिरा दिया और नेपाल की सियासत को रातों रात बदल दिया। नेपाल की सेना और पुलिस की भूमिका क्या रही इस पूरे संघर्ष में, समझिए। बात करते हैं सबसे पहले पुलिस की। आंदोलन की शुरुआत में सबसे पहले पुलिस को सड़कों पर उतारा गया। सोमवार और मंगलवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलियां चलाई। इन्हीं झड़पों में शुरुआती 19 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हो गए। युवाओं का आरोप है कि पुलिस ने बेहद कठोर बल प्रयोग किया, जिससे गुस्सा और भड़क गया। कई वीडियो सामने आए जिनमें पुलिस सीधे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करती दिखाई दी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस जनता का भरोसा खो बैठी और प्रदर्शन और भी उग्र हो गए। जब हालात काबू से बाहर हो गए और संसद और सरकारी इमारतें जलाई जाने लगी, तब सरकार ने सेना को बुलाया। मंगलवार रात से सेना ने काठमांडू की सड़कों पर नियंत्रण संभाल लिया। सेना ने देश भर में कर्फ्यू लगाया और लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया। सेना ने 77 जिलों की जेलों से भागे 13,000 कैदियों को पकड़ने और सुरक्षा बहाल करने की जिम्मेदारी ली। गुरुवार को सेना ने कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए ढील दी ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें। इस दौरान हर चौराहे पर हथियारबंद सैनिक तैनात रहे। सेना केवल बल प्रयोग तक सीमित नहीं रही, उसने प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू की और उन्हें अंतरिम सरकार बनाने में शामिल होने का न्योता दिया। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हम धीरे धीरे हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना की कोशिश है कि देश को अराजकता से निकालकर राजनीतिक नेतृत्व तय किया जा सके। पुलिस की शुरुआती सख्ती ने विरोध को और उग्र बना दिया, लेकिन सेना ने आते ही दोहरी भूमिका निभाई। एक तरफ सड़कों पर सख्त पहरा और कर्फ्यू, दूसरी तरफ युवाओं से बातचीत और नई सरकार के लिए रास्ता बनाने की कोशिश। यानी नेपाल के मौजूदा संकट में सेना सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि अब राजनीतिक स्थिरता का निर्णायक खिलाड़ी बन चुकी है। गुरुवार सुबह जब कर्फ्यू को 4 घंटे के लिए ढील दी गई तो लोग तेज़ी से बाजार में पहुंचे ताकि वो ज़रूरी सामान खरीद सकें, जैसे कि चावल, सब्जी और अन्य ज़रूरी सामान। कई लोग मंदिरों में प्रार्थना करने भी पहुंचे। दूसरी ओर काठमांडू एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची रही। बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार रात एयरपोर्ट खुलते ही गुरुवार सुबह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कतारें बढ़ गई हैं। नेपाल की सेना और जेनजी नेताओं के बीच बातचीत जारी है। सेना का कहना है कि वो धीरे धीरे हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल की मौजूदा स्थिति से सोशल मीडिया बैन की वजह से नहीं है। ये गुस्सा कई सालों से पनप रहा था। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगारी और चीन भारत के बीच संतुलन बिगड़ने की नीतियों ने इस आग को और हवा दी। अब सवाल यह है कि क्या नेपाल की ये जेनजी क्रांति देश को एक स्थिर और साफ राजनीति की ओर ले जाएगी, या फिर हिंसा और अराजकता का ये दौर लंबे समय तक जारी रहेगा। नेपाल आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक ओर सेना और प्रदर्शनकारी मिलकर नई शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मौत, हिंसा और अनिश्चितता का डर लोगों को घेर रहा है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि यह आंदोलन नेपाल के लिए नए भविष्य की नींव बनेगा या देश को और गहरे संकट में ढकेल देगा।